नमस्कार। देश की बात में हाजिर है पहले बात उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की। यहां अनुसूचित जाति की 2 बहनों के शव पेड़ से लटके मिले। एक की उम्र 17 साल थी, दूसरी की महज 13 साल। पुलिस का कहना है कि इन्हें बलात्कार और हत्या के बाद मारकर पेट पर लटका दिया गया। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अपराध को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए। आगे बढ़ने से पहले जो पुलिस के वहां पे प्रमुख है प्रशांत कुमार, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। 14 सितंबर के अपराह्न में ये सूचना निष्कासन थाना क्षेत्र पे ये प्राप्त हुई कि वहाँ 2 बहनों का शव लटका मिला है। वहाँ तत्काल पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची तथा जो मृतका हैं उनकी माता जी के कंप्लेन पर मुकदमा दायर किया गया। लखनऊ से भी वरिष्ठ अधिकारी वहां मौके पर भेजे गए। त्वरित गति से अन्वेषण करते हुए इस केस की सभी पहलुओं को देखा गया। सारे फॉरेंसिक एविडेंसेस वहां कलेक्ट किए गए तथा 24 घंटे के अंदर ही सारे अभियुक्त, जिसमें से एक व्यक्ति नामजद था, तथा 5 अन्य अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं। तो आपको बता दें, इस पूरे मामले में राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं ने ट्वीट भी किया है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपराधी बेखौफ हैं क्योंकि सरकार की प्राथमिकताएं गलत हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा आदि के मामले में सरकार के दावे की जबरदस्त पोल खोलती है। हाथरस सहित ऐसे जघन्य अपराधों के मामलों में ज्यादातर लीपापोती होने से ही अपराधी बेखौफ हैं। यूपी सरकार अपनी नीति, कार्यप्रणाली और प्राथमिकताओं में आवश्यक सुधार करे। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा है कि निघासन थाना क्षेत्र में 2 दलित बहनों को अगवा करने के बाद उनकी हत्या और उसके बाद पुलिस पर पिता का ये आरोप बेहद गंभीर है कि बिना पंचनामा और सहमति के उनका पोस्टमार्टम किया गया। लखीमपुर में किसानों के बाद अब दलितों की हत्या हाथरस की बेटी हत्याकांड की जघन्य पुनरावृत्ति है। और भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि लखीमपुर में दिन दहाड़े 2 नाबालिग दलित बहनों के अपहरण के बाद उनकी हत्या बेहद विचलित करने वाली घटना है। बलात्कारियों को रिहा करवाने और उनका सम्मान करने वालों से महिला सुरक्षा की उम्मीद की नहीं जा सकती। हमें अपनी बहनों बच्चियों को देश में एक सुरक्षित माहौल बनाना ही होगा। तो ये हमने राजनीतिक टिप्पणियां ली हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और आवाज है प्रमुख उत्तर प्रदेश की। चंद्रशेखर आजाद भीम आदमी पार्टी के प्रमुख हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्या चंद्रशेखर, मैं पहले मानूं आपसे, क्योंकि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है और जो 6 आरोपी बताए जा रहे हैं उनको पकड़ लिया है, तो इससे क्या आप संतुष्ट हैं? आपने म्यूट कर दिया है, अनम्यूट बटन दबाइए। चंद्रशेखर, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं। जी, मैं कह रहा हूं कि अगर कोई भी न्याय संगत न्यायप्रिय कार्रवाई होती तो उससे मैं नहीं पूरा प्रदेश जो है संतुष्ट होगा। सवाल ये है कि निघासन में जो हुआ है ये पहली घटना नहीं है। अगर आपको याद हो, 14 सितंबर 2020 को हाथरस की घटना हुई थी। अभी तक उस मामले में न्याय नहीं हुआ और यूपी में रोज हो रहा है। तो कितनी बातों पे हम सरकार से कहते रहे। अब कल भी एक दबाव बना, गांव के लोग आक्रोशित हुए, तमाम विपक्ष दल के लोगों ने कहा, तब जाके हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं, वरना ये तो रोज हो रहा है। अगर मेरे संज्ञान में पीलीभीत में जो हुआ, रेप का विरोध करने पे डीजल डाल के जला दिया गया। हापुड़ में एक छात्रा का जो है, स्कूल की बच्ची का रेप हुआ। आगरा में एक लेखपाल जो है, महिला लेखपाल, उसमें तेजाब से हमला हुआ, रेप जो है वो सफल नहीं होने पे। और गोरखपुर मुख्यमंत्री जिले में आप देखिए, जो भी रेलवे स्टेशन पे हुआ, तो रोज हो रहा है। तो अगर किसी घटना में कोई घटना, मतलब 2 बच्चों की हत्या, अपहरण हत्या, तो इससे पूरा प्रदेश जो है और उसमें महिलाओं में, बच्चों में क्या मैसेज जा रहा है, सब लोग सहमे हुए हैं। तो अगर कोई सकारात्मक कार्रवाई होगी तो हम सब लोग उसका समर्थन करेंगे, धन्यवाद करेंगे पुलिस का। लेकिन जिस तरह कल पुलिस का रवैया था निधि जी,
तो ऐसा लगा जैसे हाथरस दोहराया जा रहा हो। वहां के एसएसपी कह रहे थे कि बॉडी नहीं दूंगा सर, 20 की जगह 24 दिन बैठ जाओ, 48 दिन बैठ जाओ, बॉडी नहीं दूंगा। उन्हीं की बच्ची की लाश है, क्यों नहीं दोगे? तो जो माहौल उत्तर प्रदेश में बना, रोज रेप हत्या हो रही है, तो मैंने कल लिखा कि ये 2 नाबालिग दलित बच्चों की लाशें नहीं लटक रही, यूपी की कानून व्यवस्था लटक रही है। तो एक घटना में अगर न्याय मिलेगा, और न्याय तो अभी बहुत दूर है, न्याय बहुत दूर है, बच्चियां चली गई हैं, आरोपी जो हैं और अपराधी बेखौफ हैं, यूपी में लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है, और मुख्यमंत्री जी इस पे मौन है, ये बड़ा दुखद है। और मैं ये भी समझता हूँ ये कहने से कि हमने त्वरित कार्रवाई, आप नहीं बच सकते हैं, क्योंकि आपके सरकार आपके पास, सरकार आप चला रहे हैं, पुलिस आपकी है, पुलिस को अच्छी तनख्वाह मिल रही है, इतने कर्मचारी है, नई भर्तियां भी आप कर रहे हैं, फिर ये माहौल जो है अपराध के मुक्त माहौल क्यों नहीं बन पा रहा, इस पर मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। इसलिए मैंने उनसे कहा कि आपको इस्तीफा देना चाहिए अगर आप बहन बेटियों की रक्षा नहीं कर पा रहे उत्तर प्रदेश में, और आरोपी जो है इतने बड़े आरोप को अंजाम देके खुलेआम घूम रहे हैं, कोई डर नहीं है। मैं आपसे ये डर की बात है, ये मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि जो एनसीआरबी का डेटा है वो भी अपनी स्क्रीन में दिखाएंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, वो कह रहा है कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं, अपहरण वहां पर हो रहे हैं। लेकिन अगर इस मामले को देखें तो पुलिस तत्परता से कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। क्या हम कहें कि पुलिस जाग रही है, या इस मामले पे ज्यादा प्रेशर बना, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं ने आवाज उठाई, सब ने आवाज उठाई, तब जाकर जल्दी से कार्रवाई होती हुई नजर आई? निधि जी, पिछले 1 महीने में 200 से ज्यादा रेप उत्तर प्रदेश में हुए। पुलिस इसलिए जाग रही है कि जो घटना ही इतनी विभत्स है, जो घटना इतनी दुखद है कि पूरे प्रदेश नहीं और देश के नेताओं में इस बात को लेकर एक जो है डर का माहौल, एक परेशानी का माहौल, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो माहौल बना, उस दबाव का ये प्रमाण है। वरना मैंने आपको कुछ घटनाएं बताई कि वो खबर बनी एक दिन की अखबार की और दब गई है, और फिर दबाव इसलिए बनेगा ना, मैं तो ये समझता हूँ, इस बात का दुख भी है मुझे कि हम जाति और फिर देखो बीजेपी के तो लोगों को तो मैं ये कहूंगा कि बीजेपी की जो महिला नेता है हमारी, वो भी हमारी बहन है, लेकिन वो अब बोल रही है क्योंकि उन्होंने आरोपी की जाति देख ली है। अगर आरोपी की जाति कुछ और होती तो हाथरस में उनके मुंह से शब्द नहीं निकला। तो जब हम जाति पीड़िताओं की और आरोपी की जाति देख के जो है लड़ेंगे, जैसे हमें जानकारी के बिना कल हमने कहा कि सरकार देखो कल पिछले जख्म भी नहीं सूखे, एक और नया जख्म, और मैंने कहा भी कि हम मिलने जा रहे हैं, हमारी टीम भी कल से वहां काम करी। तो ये अन्याय जो है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अपराधियों में जो खौफ था, कानून के राज की बातें वो जमीन पे नहीं है, वो तो सिर्फ जो है अखबार और टीवी के जरिए जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं उस पर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, ना कि महिला सुरक्षा पे। इसलिए उत्तर प्रदेश में ऐसे हालात बन रही है। तो कल का दबाव था, पूरा गांव सड़कों पे था, कप्तान के हालात हमने देखे, आईजी को जाना पड़ा लखनऊ से, वो इसलिए क्योंकि अब यूपी में दलितों की आवाज, दलितों के मुद्दों पर लड़ने वाले लोग हैं और उनके लिए संघर्ष करने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री तो बाद में सिर्फ एक आरोप लगा सकते हैं कि वहां चंद्रशेखर, मैं इसलिए आपसे ये पूछ रही थी कि विपक्ष अगर इस मामले में, महिलाओं की सुरक्षा के मामले में, बिल्किस मानो मामले हमने देखा किस तरह से आरोपी बाहर आए, तब बड़े प्रमुख जो नेता हैं उनकी आवाज इतनी प्रमुखता से बाहर नहीं आई। तो जो राजनीति को लेकर एकजुटता होती है, महिला सुरक्षा को लेकर या महिलाओं के प्रति अपराध को लेकर, वो एकजुटता नहीं देखते नेताओं में। नहीं, वो मैंने कहा ना कि सबके अपने अपने एजेंडे मुद्दे हैं कि कहाँ वोट का ध्यान रखते हुए ट्वीट करना है या अपनी बात कहनी है। मैंने बिल्किस बानो पे भी लिखा कि अगर हम बिल्किस बानो के साथ में अन्याय पे नहीं बोल रहे तो हमारा जमीर मर चुका है, यानी कि हम मर चुके हैं। अगर आप मतलब रेपिस्टों का सम्मान होगा और उनके पक्ष में सरकार खड़ी होगी तो ये इतना बड़ा अन्याय है कि इससे तो अपराधियों के मन में जो है अपराध करने की भावना जो है बढ़ रही है। मैंने ये भी देखे, मैं सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने वहां भी लिखा, मैं अभी गया था राजस्थान, मैंने वहां के मुख्यमंत्री को लिखा कि जो कमजोर वर्गों पे जो अन्याय अत्याचार कर रहा महिला तो उनकी संपत्ति जब्त कीजिए, ऐसा कानून बनाइए कि अपराधियों में डर का माहौल हो। लेकिन यहाँ तो डर जो है वो सिर्फ कागजों पे है। आप याद कीजिए हाथरस की घटना कितनी भर्सी, 2 साल हो गए हैं अभी तक उसमें न्याय नहीं मिला। जब न्याय 2-2 साल तक नहीं मिलेगा ऐसी घटनाओं में, जहां पूरी सरकार और पूरा विपक्ष सब लोग जा रहे थे, सब लोग पीड़िता के साथ खड़े, तो आप उन्हें 2 साल में न्याय नहीं मिल रहा तो फिर आरोपी में डर का माहौल कैसे बनेगा? और फिर आरोपी पक्ष में पंचायतें होती हैं यहाँ तो मैं समझता हूँ सरकारों को इसको सोचना चाहिए। जब आग लगती है जंगल में तो
किसी का घर नहीं बचता। कल किसकी बेटी के साथ होगा? कल मैंने देखा जी विधायक जी की मां के कंगन लूट लिए। तो कानून व्यवस्था है कहाँ यूपी में? तो कानून व्यवस्था तो फंदे पर लटक रही है। मुख्यमंत्री जी वाहवाही लूटने के लिए और गृह मंत्री उनकी पीठ थपथपाने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन सच ये है कि कोई सुरक्षित नहीं। कल किस बहन के साथ अन्याय किसी को नहीं पता। इसलिए मैं मांग करता हूं आप जुड़े हमारे साथ, कठोर कार्रवाई हो। आपने इस मामले में इतनी कठोर कार्रवाई हो कि दोबारा कुछ करने अपराध करने से पहले अपराधी को सोचना पड़े कि किसी बच्ची के साथ ऐसा नहीं करना है। और हम महिलाओं के मुद्दे पे घटना होने पे ना बोलें। हाँ बिल्कुल, रोज बोले कि महिला राज्य सरकार भी यही कह रही है कि ऐसी हम कार्रवाई करेंगे कि फिर ऐसे नहीं होगा, लेकिन अपने आप में विपक्ष भी एकजुट हो और सरकार भी स्वतः कार्रवाई करे जल्द से जल्द, तो वो अपने आप में देखने लायक होगा कब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और महिला सुरक्षा से जुड़ी एक और खबर हैदराबाद से है। देश की बात में एक नाबालिग लड़की जिसे 2 दिन पहले अगवा कर लिया गया था, वो मिल गई है। उसे काउंसलिंग के लिए भेजा गया है। हैदराबाद पुलिस ने अगवा करने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है। नाबालिग लड़की की मां का आरोप है कि उनकी बेटी को नशा देकर उसका यौन शोषण किया गया है। इस पर अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी उमा सुधीर। 3.5 महीने भी नहीं हुए कि हैदराबाद में फिर से एक घटना माइनर लड़की के साथ बलात्कार का। ये घटना हुआ दबीरपुरा इलाके में, जहां पर बताया जा रहा है कि 14 साल की एक बच्ची गई थी करीब 8 बजे 12 तारीख को घर से बाहर दवाई खरीदने के लिए, और उसके बाद जब वो वापस घर नहीं आई तो घर वालों ने पूछताछ की तो किसी ने बताया कि शायद वो किसी गाड़ी में चढ़ी थी। उसके बाद रात भर इंतज़ार करते रहे और उसके लिए ढूंढते रहे, और उसके बाद अगले दिन वो पुलिस के पास पहुंचे जहां पर अबडक्शन का मामला दर्ज किया गया। कल शाम को पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली कि इस लड़की को 2 लोग कहीं पे छोड़ने वाले हैं। वहीं पर पुलिस पहुंच गई और उसके बाद 2 लोगों को उन्होंने अपने कस्टडी में लिया और अब उनको अक्यूज माना जा रहा है, सस्पेक्टेड अक्यूज माना जा रहा है इस केस में। लड़की ने अपने माँ से बताया कि उस पर असॉल्ट हुआ था, सेक्सुअल असॉल्ट हुआ था, और माँ ने कहा कि उसको ड्रग्स दिए गए और शराब भी पिलाया गया और उसके बाद उसके साथ ज़बरदस्ती की गई थी। और बताया ये भी जा रहा है कि 2 लोग थे, एक 25 वर्षीय एक आदमी और एक 20 साल का एक आदमी, जो इस लड़की को ले गए थे। पुलिस का कहना है कि क्योंकि ये नाबालिग है, माइनर है, तो इसको वॉलंटरी कहीं पे भी नहीं समझा जा सकता और इसलिए इसमें अबडक्शन का मामला और गैंग रेप का मामला भी दर्ज कर दिया गया है। बच्ची को अब भरोसा जो एक काउंसलिंग सेंटर है वहाँ पर ले जाया गया है और उसका मेडिकल टेस्ट भी अभी करवाया जा रहा है। पिछले बार की भी बात वही हुई थी कि एक माइनर लड़की जो जुबली हिल्स के एक पब में गई थी और उसके बाद इतने पब्लिसिटी के बाद भी किसी तरह का डिटरेंट नहीं, यही समझा जा रहा है। हालांकि इस केस में ये लड़की अपने घर के पास ही थी और ये घटना हो गई। और अब पुलिस का कहना है कि जब मेडिकल टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे, फॉरेंसिक टेस्ट के रिजल्ट्स आएंगे, तभी पता चलेगा कि क्या क्या हुआ, क्योंकि अब तक ये लड़की ट्रॉमा में है, तो उसके साथ जो काउंसलिंग के बाद जो बातचीत होगी उससे ही उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जाएगा। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देश की बात में आगे बात राजस्थान की। यहाँ पे लंपी बीमारी का असर दूध उत्पादन में भी पड़ने लगा है। 15 से 17% कमी यहाँ पर यह है और भी बढ़ सकती है। राजस्थान में मवेशियों में फैल रहे लंपी से सिर्फ किसानों की ही नहीं लेकिन दूध उत्पादकों की चिंताएं भी बढ़ गई हैं। सरकार टीकाकरण शुरू कर रही है, लेकिन असल में लंपी के लिए गायों में कोई अलग से टीका नहीं है। दूसरी ओर दूध उत्पादन में 15 से 17% की कमी आई है। राजस्थान में मवेशियों में लंपी रोग तेजी से फैल रहा है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 11 लाख से ज्यादा पशु इसका शिकार बन चुके हैं और 51,000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। लेकिन दूध और डेयरी उत्पादन से जुड़े लोग मानते हैं कि इसकी संख्या कहीं ज्यादा है। ये बीमारी कोविड जैसी महामारी का रूप ले चुका है। राजस्थान सरकार ने केंद्र से चिट्ठी लिख के ये मांग भी की है कि इसे आपदा का दर्जा दिया जाए और अब इसका सीधा सीधा असर दूध उत्पादन पे देखने को मिल रहा है।
जयपुर डेयरी फेडरेशन में दूध के उत्पादन में 15 से 18% कमी आई है। अगर लंपी नहीं होती तो हम नियर बाई 14 लाख लीटर के नजदीक होते अभी। तो हमारे कम से कम 15% दूध की कमी आई है। अगर लंपी कंट्रोल नहीं हुआ तो ये कमी आगे और ज्यादा जा सकती है। चिंताजनक है कि ये इतना बड़ा हादसा हो रहा कि कोरोना कुछ भी नहीं है इसके सामने। कैजुअलिटी जो हो रही है, कैजुअलिटी इतनी भारी मात्रा में हो रही है कि अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया गया तो पशुधन एकदम खत्म होने की पोजीशन में आ जाएगा। और दूध की मात्रा तो जब पशुधन नहीं रहेगा तो दूध कहां से आएगा। साथ ही बाजार में मिठाइयां महंगी हो रही हैं क्योंकि दूध इन दुकानों पे कम पहुंच रहा है। ये है कि हमारा दूध है ना खपत नहीं, पूर्ति नहीं हो पा रही है। पहले हमें रोजाना 60 लीटर दूध चाहिए था, अब भी मुश्किल से हमें 30 लीटर दूध मिलता है डेली का, जिससे हमारी पूर्ति नहीं हो पा रही क्योंकि मावा नहीं बन रहा। मावे से सारी मिठाइयाँ 80% मावे से ही बनती है, जिसमें से लगा लो आप कलाकंद लगा लो, मिश्री मावा लगा लो, जो लगभग यही हमारे यहाँ पे चलता है, एक प्रसिद्ध है। तो ये पूर्ति नहीं होने के कारण मिठाइयों का रेट है ना 20 रुपये हर मिठाई के अंदर हमें बढ़ाना पड़ रहा है। जैसे पहले 340 रुपये मावा देते थे, अब 360 रुपये देते हैं हम। सबसे बुरी मार किसानों पे पड़ रही है। भागचंद के पास 2 गायें और 1 भैंस है। इसमें से एक की हालत गंभीर है, इसलिए उन्होंने उन्हें अलग बांध रखा है ताकि ये रोग दूसरों में ना फैले। उनके किसी भी पशु का टीका नहीं हुआ है क्योंकि इसकी जानकारी इन किसानों को नहीं थी और अब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया है, लंपी का कोई इलाज नहीं है। हमारे 2 गाय थी, दोनों दूध देती थी, 10-12 लीटर दूध देती थी। अब 10-12 लीटर दूध के अंदर से साहब हमारा पालन पोषण करते थे। अब ये गाय तो मर गई और ये गाय के बीमारी हो रही है, ये भी मरने वाली है। हमारे बाल बच्चों की रोटी रोजगार बंद हो गया। अब हमारा तो यही आशीर्वाद था, इसी से हम टाइम पास करते और हमारे बच्चे का पालन पोषण करते साहब। अब जो सरकार ने भी कुछ कर नहीं रखा है और अब कोई करे तो हम तो इस बात से सहमत है, आप कोई कुछ कराओ तो हम भी जीवन व्यापन कर सकते हैं। राजस्थान जैसे मरु प्रदेश में जहां पूरी तरह से खेती पर निर्भर नहीं किया जा सकता, किसान अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए दूध बेचते हैं। लेकिन अब इस संकट से किसान परेशान हैं। मवेशियों में लंपी फैल गया तो उनका घाटा होना तय है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र का एक बड़ा नुकसान हुआ है। वेदांत फॉक्सकॉन की फैक्ट्री अब महाराष्ट्र में नहीं गुजरात में लगाई जा रही है। जाहिर है इससे राज्य के रोजगार पर बुरा असर पड़ेगा और इसी बात को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना के उद्धव गुट और एनसीपी को मौका मिल गया। पोस्टर और नारे लगाकर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र विरोधी बता रहे हैं। गुस्सा इसलिए फूट रहा है क्योंकि वेदांता फॉक्सकॉन की फैक्ट्री अब गुजरात शिफ्ट हो गई है। आंदोलन आज सरकार की तरफ से रोकने का काम किया गया है। युवकों का आवाज दबाने का काम महाराष्ट्र की सरकार कर रही है, मगर इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। फॉक्सकॉन का जाना इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि कुछ दिन पहले ही राज्य की सरकार ने ऐसा दावा किया था कि तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पुणे के तलेगांव में 1100 एकड़ जमीन की तलाशी भी पूरी की जा चुकी थी। सर्वे के काम आगे बढ़ रहे थे। पुणे की राजनीति में सक्रिय पवार परिवार इस मामले को राज्य के रोजगार के नुकसान से जोड़ रहा है। जवळपास 3 लाख नौकऱ्या, करीब 3 लाख नौकरी और उससे जुड़े अन्य काम इस व्यापार में थे। करीब 2 लाख करोड़ रुपए इसमें निवेश होने वाले थे और महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े तौर पर जीएसटी महाराष्ट्र को मिलने वाला था। अगर ये परियोजना लागू होती तो करीब 30,000 करोड़ रुपए का जीएसटी सरकार को मिल सकता था। इस परियोजना की वजह से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ने वाली थी, उसे कहीं न कहीं अब रुकावट आई है। आता कुठेतरी त्याला एक मोठा ब्रेक बसलेला है। महाराष्ट्र में पूरा विपक्ष मिलकर इसे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की गुजरात के सामने हार के तौर पर दिखा रहा है। बहुत सारे अच्छे प्रकल्प जो महाराष्ट्र के लिए थे वो गुजरात जा रहे हैं। हमारे सरकार जो है वो गुजरात के लिए काम कर रहा है, ऐसा लोगों का अभी लोगों को लगता है कि ये गलती आपको लगती है? सरकार की गलती है। ये नए सरकार जो आया है
विपक्ष के भारी दबाव के बीच देवेंद्र फडणवीस ने फॉक्सकॉन वेदांता के जाने पर दुख तो मनाया, लेकिन पिछली सरकार को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। देवेंद्र फडणवीस ये सब उस वक्त कर रहे हैं जब खुद वेदांता के अनिल अग्रवाल रिकॉर्ड पर ये कह चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने सब्सिडी का बड़ा ऑफर दिया था। सवाल ये उठ रहा है कि वेदांता फॉक्सकॉन को गुजरात में ऐसा क्या मिल रहा है जो महाराष्ट्र सरकार नहीं दे पा रही थी। इसको लेकर अभी सफाई आना बाकी है, लेकिन वेदांता के अनिल अग्रवाल बार बार ये कह रहे हैं कि ये फैसला एक प्रोफेशनल फैसला है और इसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई लेना देना नहीं है। आप किसी भी हालत में ये मत समझिए कि मोदी जी ने इसको किया है। ये हमारी इंडिपेंडेंट एजेंसी ने तय किया कि गुजरात ही एक ऐसा जगह है जिसने सिलिकॉन पॉलिसी सबसे पहले निकाली। महाराष्ट्र में सरकार कटघरे में है और इस सब के बीच खबर है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। उन्हें भरोसा दिलाया गया है कि जल्द ही ऐसे बड़े प्रोजेक्ट जिनसे रोजगार बढ़ेगा वो महाराष्ट्र को मिलेंगे। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने एक साथ दो अहम फैसले लिए हैं। अब 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता की परिभाषा तय की जाएगी और दूसरा, पिछड़ी जातियों के लिए राज्य में आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया है। भाजपा इस फैसले पर मौन है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं क्या ये कोर्ट और केंद्र सरकार इस पर अपनी मुहर लगाएंगे। बुधवार शाम हेमंत सोरेन जैसे सचिवालय में कैबिनेट बैठक से बाहर निकले, उनका कुछ इस तरह का स्वागत किया गया। खुद हेमंत ने भी माना कि दो फैसले तो ऐतिहासिक हैं। आज सरकार ने बड़े पैमाने पर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए, चाहे वो 32 का खतियान की बात हो, चाहे राज्य में विभिन्न वर्गों को आरक्षण से संबंधित बातें हो। सरकार ने निर्णय ले लिया है कि राज्य में 32 का खतियान लागू हो। हेमंत को मालूम है वो चाहे आरक्षण का मामला हो या खतियान का, पूर्व में जब बाबूलाल मरांडी की सरकार थी तो कोर्ट में उनके फैसले पर रोक लग गई। झारखंड के आधा हिस्से में 1932 का खतियान नहीं है। सर्वे बाद में हुआ है, खतियान बाद में बने हैं। और जहां 1932 का खतियान लागू है वहां भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है, राजस्व का दस्तावेज नहीं है, खतियान नहीं है। यदि मुख्यमंत्री जी को लगता है कि खतियान के आधार पर ही हम स्थानीयता देंगे तो एक सर्वेक्षण कर लेना चाहिए राज्य का, तो सर्वे करा लें, पता चल जाएगा किस जिले में कब का खतियान है और तब इसे लागू करें। लेकिन इस बार सरकार ने इस संबंध में बिल विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने का प्रस्ताव भेजने की घोषणा की है, जिससे बीजेपी की दुविधा बढ़ गई है। अब तक बीजेपी के किसी वरिष्ठ नेता ने इस फैसले पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी है और हेमंत अब अपनी राजनीति और राजनीतिक भविष्य को लेकर आश्वस्त दिखते हैं। अब ये चिंता मत कीजिए, ये सरकार को कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता। निश्चित रूप से इन फैसलों के बाद भाजपा को अब तय करना होगा कि वो आखिर कैसे इसका समर्थन करे, क्योंकि विरोध करना राजनीतिक रूप से आत्मघाती साबित हो सकता है। रांची से हरवंश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और एक खास तस्वीर उत्तर प्रदेश के बलिया से आई है। सरकार यहाँ पर हमेशा दावा करती रहती है कि जो सड़कें हैं वो गड्ढा मुक्त हैं और इस पर खुद मुख्यमंत्री ध्यान देते हैं। बावजूद इसके उनके अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर से सटे हुए जो जिला है बलिया, वहाँ का हाल बेहाल है। कई सड़कों में गड्ढे हैं और दुर्घटनाएं यहाँ पर आम बात है। ये एक वीडियो आपको दिखाते हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक स्थानीय पत्रकार हैं प्रवीण, वो बता रहे थे किस तरह से सड़कें हैं और वो वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से एक वाहन जो है पलट जाता है। संज्ञान नहीं है, तमाम एसडीएम और डीएम महोदय इधर से गुजर रहे हैं, यही से गुजर रहे हैं। ये देखिए आपके सामने, देखिए ये देखिए रिक्शा के सामने पलटता हुआ, ये देखिए तो उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री भी बलिया से ही आते हैं और बताया जा रहा है 1 महीने से सड़क की स्थिति इतनी खराब हुई है, हर 4 घंटे में 10 वाहन ऐसे पलट जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। और जो स्थानीय दुकानदार हैं वो इस गड्ढे को भरते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर
पानी भर जाता है या किन्हीं कारणों से फिर ये गड्ढे इस तरह से बन जाते हैं। और इस तरह से जो वाहन पलटते हैं उसमें कभी महिलाएं आप देख सकते हैं चोटिल हो जाती हैं, पुरुष बच्चे तक चोटिल हो जा रहे हैं। तो ये अपने आप में यहाँ की एक दयनीय स्थिति है जिस पर प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ देश की बात में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।